हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, कक्षा 10वीं की वेरी 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 इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं हम, जो कक्षा 10वीं की 14 तारीख से जो एग्ज़ाम है उसके लिए। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मददगार होगी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं का परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने मैथ्स का दो टॉपिक चूज किया है। पहला है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है, और दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण के युग्म। ओके, फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स आई हैव सेलेक्टेड very important questions for class 10th BSc students, right? So I think this video would be helpful for them. So without delaying, let's start the video. Okay, so let's start the वीडियो। चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या सवाल सिलेक्ट किया है। पहले तो मैंने एक हेडिंग है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 में 2023 गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, आई हैव रिसर्च्ड वेल रिसर्च्ड फॉर दिस क्वेश्चंस, राइट। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग नीचे का डिनोमिनेटर देखते हैं। क्या चूज करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ऊपर कुछ भी हो, नीचे 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में रहना चाहिए। 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n। ऊपर कोई भी नंबर रहे, नीचे बस इसी का पावर होना चाहिए। यदि सिर्फ इसी का पावर है तो दशमलव प्रसार जो भी होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके लिए देखिए, सबका हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। क्या निकाल के देख लेंगे? गुणनखंड निकाल के देंगे। 1600 का आप निकालिए। 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो पहले तो आएगा 800। ठीक है, उसके बाद आएगी अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 400, उसके बाद निकालिएगा तो 200, फिर निकालिएगा तो 100 आएंगे, फिर निकालेंगे तो कितना आएंगे? 50। फिर 2 से डिवाइड होने वाला दिख रहा है तो फिर आएगी 25 और लास्ट में क्या आएगी? 5 इंटू 5। अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 का पावर आएगा और 5 का पावर आएगा। ठीक है, किसका पावर आएगा? 2 का पावर आएगा और 5 का पावर आएगा। इसमें नंबर 2 कितना है? नंबर 2 की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1 2 5, 5 टू दी पावर 2। ठीक है, तो इसमें ये जो संख्या है 15 बट्टा में 1650, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 के पावर है और 5 के पावर है। ठीक है, कितने? 2 के पावर वाले हैं और 5 के पावर वाले हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए। जब 88 का अब हम चेक कीजिएगा, 88 का निकाल के चेक कीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? अशांत आएगा। ये भी क्या आएगा? अशांत आएगा। ये भी क्या आएगा? अशांत आएगा। इसमें 3 एक आ जाएगा, इसमें 75 आ जाएगा और इसमें कुछ न कुछ एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम लोग क्या चेक करेंगे कि 2 के पावर में कुछ होना चाहिए और 5 के पावर में कुछ होना चाहिए। इनमें इन दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब जाके दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। फिर वही पूछा है 0.105 का p बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में निम्नलिखित में कौन है? ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। दिया क्या हुआ है? 0.105, 0.105 को हमको p बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखना है। ठीक है, शुरू कर दे। एक जिसको कैसे लिख सकते हैं? 105 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 5 से कटेगा ये 20 मरतबे और ये 21 मरतबे। ठीक है, ये कैसे लिखा जा सकता है? और कटेगा? नहीं कटेगा तो 21 ऊपर होगा और नीचे 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4। फिर यहाँ से लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 1 इंटू 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2। ठीक है, तो चूज कर लीजिए, इसमें से सिलेक्ट कीजिए 5 के पावर 1 कहाँ है?
5 के पावर 1 कहीं नहीं है, 2 के पावर 2 कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें से कोई ऐसा सिलेक्ट होता है, इसमें से ऑप्शन में ये मैच करता है, तो आंसर अपना क्या होता है 21 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 2। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, पावर पूछा है। कौन से गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर पूछा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 2 के पावर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। इसके लिए शुरू करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से निकालिए, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। पहला इसमें लगाएंगे तो 78, उसके बाद लगाएंगे तो ये आएगा 3 टाइम या 39, उसके बाद 3 से जाएगा कितना बार में, 13 बार में। उसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो चेक कर लीजिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, क्योंकि 156 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, सो चेक कीजिए इसमें 2 का पावर कितना आ गया, 2 कितना बार आ रहा है, 2 जो संख्या जितना बार आता है वही उसका घातांक हो जाता है। तो इसमें 2 बार आया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, कौन अपरिमेय संख्या है, पूछा है अपरिमेय संख्या है, कौन सा संख्या अपरिमेय, तो बहुत आसान है। याद रखिएगा जिसका भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल अगर लेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, √2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, √3, √5, √7, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। रूट में 8 आ जाए, कितना आ जाए, रूट में 8 ले लो, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर में निकलेगा। तो जब भी ऐसी संख्याएं रूट में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं के साथ कुछ आप ऐड कीजिए या माइनस कीजिए, उसका नेचर चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्याएं के साथ कोई भी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर, कोई भी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर और घटाने पर वो परिमेय अपरिमेय संख्या ही रहती है। क्या रहती है, अपरिमेय संख्या ही रहती है। याद रखिए, ये √3 अपरिमेय है, इसमें 2 एक परिमेय संख्या जोड़ा गया है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय ही रहेगा। इधर देखिए √3 में एक परिमेय संख्या जोड़ा गया है, तो ये भी अपरिमेय ही रहेगा। इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या से डिवाइड किया गया है, तो ये भी अभी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन √12/√3 को अब हम लोग चेक करेंगे, तो √12 को लिख सकते हैं √4 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कट जाएगा, बच गया √4। √4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। सो 2 इज अ परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ओके, 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक। इसीलिए इसमें पूछा है कि कौन अपरिमेय नहीं संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी √12/√3 अपरिमेय संख्या नहीं है। ओके, अगला क्या है, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के लिए HCF a,b गुने LCM a,b डिवाइडेड बाई a/b बराबर है। बोला है कि 2 धन पूर्णांक के लिए मौसा a गुने a,b गुने लसा लघुत्तम a,b बटम ab बराबर है। याद रखिएगा कि 2 धन पूर्णांक के लिए, किसके लिए, 2 धन पूर्णांकों के लिए,
दो धन पूर्णांकों के लिए उन दोनों का मस, याद मात्र दो धन पूर्णांकों के लिए नियम लागू होता है। उन दोनों नंबर का मस और उन दोनों नंबर का लस को जब गुना करेंगे, उन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को गुना करेंगे तो हमेशा उन दोनों नंबर को गुना करने पर जो आता है उसके इक्वल होता है। यानी HCF ऑफ टू नंबर्स एंड LCM ऑफ टू नंबर्स व्हेन आर मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ओके, उन दोनों नंबर को गुना कीजिए, उन दोनों का HCF और LCM निकालिए, उसको गुना करके इक्वल कीजिए, दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये मात्र दो ही नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, क्या देखते हैं, सवाल क्या है कि दो धन पूर्णांक A और B के लिए, याद रखिएगा दोनों धन पूर्णांक A और B के लिए दोनों का मौसा यानी HCF गुना उन दोनों का लसा बराबर होगा किसके, इन दोनों नंबर के गुना के। ठीक है, तो दोनों तरफ अब हम AB से डिवाइड करते हैं, AB से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, तो इधर क्या आ गया A1। तो याद देखिए ऊपर मौसक A, B गुने लसा A, B बटा में AB किसके बराबर होगा, 1 के। तो हमेशा याद रखिएगा दो नंबर का मौसक गुने दोनों नंबर, वही दोनों नंबर का लसा बटा में उन दोनों नंबर का गुणनफल प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 1। ओके, ऑलवेज कितना आता है, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य पूछा है। इन दोनों में जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें सहअभाज्य संख्याओं के पेयर पूछा है। युग्म को इंग्लिश में बोला जाता है पेयर। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोला जाता है जिसका HCF कितना हो, 1 हो। वैसी संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ओके, आप इन दोनों में चेक कीजिएगा तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, निकाल के देखिएगा, क्योंकि इसमें 7 के टेबल में पहाड़ा में ये भी आता है, 14 भी आता है और 35 भी आता है, तो 7 कॉमन है। 13 और 52 में 13 के टेबल में दोनों है, यानी 13 इसका मौसा हो जाएगा। 18 और 25 में देखिएगा तो ये किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये दोनों जो है सहअभाज्य संख्या है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन दोनों का HCF निकाल के देखिए, 1 आएगा। HCF ऑफ 18, 25 ऑलवेज क्या आएगा, 1। और जिसका HCF 1 आता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट दो संख्याओं का मौसा क्या दिया हुआ है कि दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का मौसा है 27। उन दोनों संख्याओं का मौसा दिया हुआ है कितना है, 27, और लौसा कितना दिया हुआ है जी, 162। फिर यदि उनमें से एक संख्या और एक संख्या दिया भी हुआ, मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, ये कितना दिया हुआ है, 54, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, अभी अभी पढ़े थे कि दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा गुने उन दोनों संख्याओं का लसा, उन दोनों संख्याओं का लसा हमेशा बराबर होता है उन दोनों नंबरों के गुणनफल के। उन दोनों संख्याओं का मौसा मान लीजिए 27 दिया हुआ है, मान क्या लेना है, दिया हुआ है, और लसा है 162, और एक संख्या दिया हुआ है 54, तो दूसरी संख्या बी निकाल लेना है। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ 54 से डिवाइड कीजिए, तो इधर 54 से 54 कट के क्या आ गया, बी, जो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। और काटेंगे तो 27 से 2 बार में 54 कटेगा और 2 से 81 बार में ये संख्या कटेगा। तो यहाँ से क्या निकला, दूसरी संख्या b इज इक्वल टू 81। देखिए 81 कहाँ पे है क्या, यस, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, महत्तम समापवर्तक p, q गुने लघुत्तम समापवर्तक p, q बराबर है, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुना उन दोनों ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुना करने पर जो बनेगा वही आएगा। तो इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, p गुने q, p गुने q,
जहां भी ये ऑप्शन है पी क्यू वही सही होगा। कौन सा है? ऑप्शन ए। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आसान मत समझिए, क्योंकि ये पिछली कई सालों से मैंने एक रिसर्च किया है, फिर उसके बाद ये सवाल मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार होगी, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उनको सचेत कीजिए कि सवाल इसी में से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या सवाल है? यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, क्या दिया हुआ है? ये p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का भी बताएं, HCF 1 आता है। HCF कितना होता है अभाज्य संख्याओं का? 1 आता है। p और q दोनों अभाज्य है, यानी इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो उनका मौसा होगा। अरे भाई यही तो आंसर है, मौसा। HCF को इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? HCF को हिंदी में पढ़ा जाता है महत्तम समापवर्तक। और इन दोनों का मौसा कितना होगा? 1। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा बनाएगा, चाहे जो भी अभाज्य संख्या हो। आप लेकर देख लीजिए। नेक्स्ट 0.13 के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है जिसको बार बोला जाता है, उसका इनमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका है कि यहां देखिए 0.13 होल बार, जितना पर ये बार दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए कि 100 में से दो नंबर है, दो नंबर है यहाँ, तो 2 जीरो लगा के 100 लिखेंगे और उसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा? 13/99। 13/99। ये शॉर्ट तरीका है, और इसका एक लॉन्ग तरीका ये होता है, हम लोग एक्चुअली एज्यूम कर लेते हैं कि जो दिया हुआ है 0.13 होल बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट करेगी, 13 13 13 13। ओके, तो इसको यहाँ लिख लीजिए 13 13 13, और ये चलते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि इसमें दो संख्याएं रिपीट कर रही है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से? 100 से मल्टीप्लाई करेगी, तो जब भी किसी डेसिमल नंबर में 100 से जीरो वाला संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो दशमलव का पॉइंट उतना ही दाहिने साइड शिफ्ट हो जाता है जितना जीरो होता है। इसमें 2 जीरो है तो ये दशमलव वाला 2 स्टेप आगे चल जाएगी, ये हो जाएगा 13.1313 डॉट डॉट डॉट। ये है इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 100x 99x विथ माइनस साइन, ओके, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कीजिए तो -13 इधर आएगा, और पॉइंट के इधर संख्याएं दोनों में बराबर है, तो ये संख्याएं एक दूसरे को क्या कर देगी, जैसे ही घटाएंगे तो जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया -13। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगी 13/99, जो हम लोगों ने अभी निकाला था शॉर्ट में। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, दोनों फायदेमंद है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है? 11th। ये भी आसान है, अभी बताए हैं कि 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, इधर 7 का ऊपर बार है, तो कितनी बार कौन सी संख्या रिपीट कर रही है उसको लिखिए। संख्या कितनी बार रिपीट कर रही है, तो इस पहले 2 बार था तो 2 जीरो लगाए थे, इसमें एक बार है तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 जीरो, और उसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7/9। ये शॉर्ट तरीका है, लॉन्ग तरीका से चलते हैं। पहले जो संख्या दिया हो उसको मान लेंगे, 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब होता है कि ये 0.7 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार ये 7 रिपीट मोड में है। ठीक है, 777 क्या है? रिपीट मोड में है। चलिए इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.7777, ये चलते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अब इसमें देखो एक बार संख्या रिपीट कर रही है, कितनी बार? एक बार, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से? 10 से गुना। इससे पहले जो भी सवाल था उसमें देखिए दो संख्या रिपीट, 1 3, तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें एक संख्या रिपीट कर रही है, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, पॉइंट एक स्टेप राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो हो जाएगा 7.7777 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो -9x, और सिमिलरली ये -7, और ये पॉइंट के इधर पूरी संख्याएं क्या है?
सेम है तो घट के 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/9 कितना आ गया, 7/9। इससे सवाल पूछेगा ही, एक तो सवाल पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक्चुअली क्या हो गया है कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल आता है जिसमें से आपको 50 बनानी है। अब उसको 100 सवाल पूरा भी करना है कि कहीं कहीं से, तो 9th वाला भी डाल देता है। तो ये मेनली ये सब 9th में पढ़ना है, 10th में थोड़ा पोर्शन है लेकिन पूछता है तो पढ़ना ये भी जरूरी है। ठीक है, अगला क्या है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि π/3 है। सब बच्चे याद करते हैं पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जी। और 22/7 सब याद कर लेते हैं, परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ एक लॉजिक है, π/3, पाई यदि अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से डिवाइड कीजिए। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से डिवाइड कीजिए, आंसर अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सवाल को, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है। यदि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय में परिमेय से भाग देने पर आंसर हमेशा क्या रहता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पाई परिमेय, सॉरी पाई अपरिमेय, π/3 भी अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा कितना आता है, 2। याद रखो, दो लगातार सम संख्याओं का पूछा है। सम संख्या यानी 2, 4 ये दोनों लगातार है। 8, 12, 8 और 10 ये दोनों लगातार है। उसके बाद 12, 14 ये दोनों लगातार है। इसका मौसा निकालिए, हमेशा आपको कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। कितना होता है, 2। सम संख्या याद रखिएगा, इवन नंबर, सम संख्या विषम नहीं। सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी दिया हुआ है, तब लसा क्या होगा। ए दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, और बी दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी होगा। तब ए और बी का लसा पूछा है। तो लसा निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इन दोनों में जितने भी अभाज्य संख्या है सबको लिख लीजिए। ए और बी में जितने भी अभाज्य संख्या है लिखिए एक साथ। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या करते हैं, लौसा निकालने के लिए 2 का सबसे ज्यादा पावर खोजेंगे। लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 का सबसे ज्यादा पावर खोजेंगे। जो भी अभाज्य संख्या उसका मैक्सिमम पावर हम लोग खोजते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो इसमें आप देखिएगा कि 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 और 4 में, 3 और 4 में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, 4। 3 इन दोनों में, एक में 3 है, एक ही है तो एक ही रहेगा। 5, 5 के चेक कीजिए, एक है, दोनों में एक एक है। मैक्सिमम क्या, दोनों में सेम है, 7, इसमें भी एक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाता है 16, ये 5 और 3 15 इंटू 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 0 4 2। इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 16 1680, 1680। तो दो संख्याओं का मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या हैं सबको लिख लीजिए और सबका मैक्सिमम पावर दोनों में कीजिए। उन दोनों में जिसका मैक्सिमम पावर होगा वो लिख देंगे। और मान लीजिए कि दोनों में बराबर पावर है तो जो पावर सेम है उसी को लिखेंगे। ठीक है, वही किए हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1680। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो इसको अपने दोस्तों को दिखाइए कि ये सब सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करोगे तो आपका केयर होगा। ठीक है, सीखोगे भी। ओके, अभी बताए थे कि किसी भी अपूर्ण, पूर्ण संख्या नहीं, अपूर्ण संख्या 3 5 7 9 2 1 4 9 ये सब नहीं, जितने भी
अपूर्ण संख्याएं हैं उसका रूट ले लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसमें पूछा है पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं। पूर्णांक है क्या? नहीं। बी एक परिमेय संख्या है? नहीं। परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है, सभी गलत है। एक अपरिमेय, यस, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? एक रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, जितने भी अभाज्य संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर भी, रूट यौगिक संख्याएं भी, वो भी क्या होता है? अपरिमेय, बशर्ते वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं? 1 का पूर्ण वर्ग निकालिए तो 1 आएगा, 4 का वर्ग निकालिए तो 2 आएगा, 9 का वर्ग निकालिए तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेने पर हमेशा क्या आता है? हमेशा आता है परिमेय संख्या। लेकिन जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, उसका रूट लेने पर हमेशा हमको क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th का स्टार्टिंग का 2 टॉपिक चूज किया है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मैं 2 टॉपिक चूज करूंगा, उस पर इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सवाल देखते रहिए, बच्चों से शेयर करते रहिए। पहले तो एक काम कीजिएगा, जो भी सवाल आएगा आपके लैपटॉप या जो भी हो मोबाइल के स्क्रीन पर, तो सबसे पहले अपना से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्व होगा तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट में वीडियो चेक कीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि नेक्स्ट सवाल यह है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? अब ये बेसिक है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत, जिसको गिन नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी, बहुत सारा होता है, गिन नहीं पाइएगा उसको। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। ऑप्शन इसमें डी होगा। याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी? अनंत। नेक्स्ट, ये जितने भी अभी हम लोग पढ़े थे वो था नंबर सिस्टम से, वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से। लेकिन अभी जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ये आएगा अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? 2 चर वाले रैखिक समीकरण से मैंने सवाल चूज किया है। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो देखते हैं क्या है वो सवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है? पहले मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग पर आधारित, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को याद ही कर लेना होगा, रट लेना होगा, जैसे याद कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं कि होता क्या है इसमें कि मास्टर इतना बोल रहा है जी। देखते हैं कि यदि 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स दिया हो, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया रहे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दिया रहे रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहे, क्योंकि हम बीएससी में है। याद रखिए, सीबीएसई का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, मेनली सीबीएसई का भी अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेनली बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 2 चर वाले यदि रैखिक समीकरण दिया रहे तो x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो मात्र एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा आपको। कितना हल मिलेगा? एक हल मिलेगा। और इस केस में रेखाएं कैसी रहेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को ऐसे एक ही पॉइंट पर कट करते हुए जाएगी। कितना पॉइंट पर? एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हुए जाएगी, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और उसका कितना हल होगा? मात्र एक हल होगा। दूसरा है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के, तो रेखा कैसा होगा? संपाती। एक यहाँ पर लाइन छूट गया है, रेखा होगा संपाती, रेखाएं होगी। संपाती यानी सर एक लाइन इसके ऊपर है और दूसरा जो होगा, दूसरा लाइन जो होगा इसी के ऊपर होगा, दूसरा भी इसी के ऊपर, दूसरा लाइन भी एकदम इसी के ऊपर होगा। इसी को बोलते हैं संपाती, कोइंसिडेंट।
कौन सा? इंग्लिश में कोइंसिडेंट। ओके, तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 को, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा है। और संपाती रेखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारा हल। हल मतलब जानते हो जी क्या होता है? हल मतलब होता है कि यदि वैसा पॉइंट जिस पर वो लाइन एक दूसरे को टच करता हो। इसमें देखो पहला में कितने जगह टच कर रहा है? मात्र एक जगह कट कर रहा है सर, तो एक ही हल होगा, एक ही हल, इसी को अद्वितीय बोलते हैं। और संपाती सर एक दूसरे पर तो ऊपर से नीचे है, एक नीचे है उसके ऊपर दूसरा है, तो उसे कितने हल हो जाएंगे? अनेक, अनंत, बहुत सारा, क्योंकि सर अनेक जगह एक दूसरे को टच करते हुए लाइन निकल रहा है। ठीक है, तीसरा है a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो वैसी रेखाएं को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी इस टाइप की रेखाएं एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, कहीं भी निकल जाओ तुम, इसको कितना भी लॉन्गेट कर दीजिए, किसी भी साइड प्रोड्यूस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। सर टच नहीं करेगा तो सॉल्यूशन हल भी नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। कोई नहीं होता है जी, कोई होता है, टाइपिंग एरर, कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं, संपाती रेखाओं का अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। और जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता है, उसको बनाने का क्या फायदा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैंने लिख दिया a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, प्रतिच्छेदी एक हल a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो उसको बोलते हैं संपाती। और संपाती रेखाएं का अनेक हल होता है। और तीसरा कंडीशन बनता है कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और उसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर टचेस ईच अदर। ओके, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत आसान है, लेकिन पूछता है, बनाना पड़ेगा। x प्लस वाई दिया हुआ है 14 और x माइनस वाई दिया हुआ है 4। इसमें x और y का मान पूछा है, तो x प्लस वाई कितना है? 14 एंड x माइनस वाई कितना है? 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कट, 2x इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2, हाउ मच? 9। x 9 आ गया, x का मान किसी में पुट कर दीजिए, x यहाँ रखेंगे 14, 5, y कितना हो जाएगा? 5। इसमें x प्लस वाई पहला इक्वेशन में हम लोग जो 14 है, x की जगह कितना पुट करेंगे? 9, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, हाउ मच? 5। तो पहला x 9 और y 5 मैच कीजिए, x 9 और y 5, ऑप्शन क्या होगा? बी। याद रखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में आसान है, लेकिन बिहार बोर्ड क्लास 10th 100 सवाल ऑब्जेक्टिव तैयार करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50 मार्क्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। इसको हल कीजिए, x का मान एक आएगा, y का एक मान आएगा, उसको यहाँ पर पुट कीजिए, उससे हमको m का मान आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। दिया हुआ है पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। एक काम कीजिए, पहले इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, 2x से 2x कट गया तो क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, कट करेंगे तो कितना आएगा? 5। y आ गया 5। इस y के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ऊपर आया नीचे वाला में, हम ऊपर वाला में रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, y कितना है जी? 5 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -4, x इज इक्वल टू -2। अब y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 इस वाले समीकरण में पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? y की जगह 5 रखिए तो 5 बराबर m गुने x, m गुने x कितना है? -2 प्लस 3, ठीक है। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, 2m को इधर ले गए आएंगे जी, प्लस में हो गया, 5 को इधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस में हो गया, तो m इज इक्वल टू -2/2 कितना आ गया? -1, m आ गया -1, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। 1 नंबर का भी पूछेगा तो कोई ज्यादा टफ है नहीं। तो यहाँ से m कितना निकल के आ गया? -1, m निकल के आ गया
-1। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आसान है, देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, वैसे सवाल को इंपॉर्टेंट सवाल बोला जाता है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। मान लीजिए कि दो संख्या, एक x है और दूसरा y लिए है, उसका अंतर कितना है? 26 है। 26 ये ध्यान में रखते हुए कि x बड़ा है किससे? y से, तभी तो x माइनस वाई कितना आया है? 26 प्लस में आया है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी। मान लीजिए कि y जो है एक संख्या है, दूसरी संख्या कितना है? x कितनी गुनी है? 3 गुनी है। फिर पूछा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि y बराबर 3x यहाँ पे पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल टू 3x पुट कीजिए, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू 26, माइनस कीजिएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 26। x यहाँ से क्या निकल के आएगा? 26 माइनस डिवाइडेड बाई 2 कितना? -13। x आ गया -13, x की जगह -13 पुट कीजिए तो y आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो -13 माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ओके, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें? ये होगा क्या नहीं होगा? ठीक है, फोटो पे नहीं आ रहा है, बच्चे हुए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर जगह खाली यहाँ लिखते हैं फिर से, -13 माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 13। फिर यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? माइनस वाई इज इक्वल टू ऐड कीजिए 9 3 39, वाई इज इक्वल टू -39। तो यहाँ से x का भी वैल्यू आ गया और y दोनों संख्या ज्ञात हो गया। x कितना आया जी? x कितना आया है? x किधर है? -13। x इज इक्वल टू आया है -13 और y इज इक्वल टू आया है -39। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं। आगे नेक्स्ट सवाल। हाँ चलिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। याद, और फिगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये दोनों तीनों एंगल है। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, पूरा कोण निकालना है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। चलिए, सवाल को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें एक वाई लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़। ठीक है, टाइपिंग एरर है। -4x 4y। ओके, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है? y है। 4y प्लस 20, यहाँ पे y है। ठीक है, चलिए, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? वेरी सिंपल है। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिसके शीर्ष, उस चतुर्भुज के शीर्ष एक वृत्त के ऊपर है, एक वृत्त के ऊपर, उसके बाहर से एक वृत्त बना हो और अंदर में एक चतुर्भुज हो। ठीक है, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? फिर से, एक वृत्त रहेगा और चतुर्भुज के जितने भी कोने होंगे उस वृत्त के शीर्ष पर होंगे, उस वृत्त के बाहरी सतह पे होंगे, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाला कोण को जब ऐड कर दिएगा तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। आमने सामने का कोण हमेशा उसका एडिशन कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो जो y देख रहे थे, क्यों हमको पकड़ में आ गया था? गलत है, टाइपिंग एरर था और कुछ नहीं था। ठीक है, और देख लेते हैं टाइपिंग एरर नहीं है। x + 5 - 4x एक्चुअली एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, सॉल्व करते हैं। अब इस चक्रीय चतुर्भुज में ये आमने सामने वाला कोण है। ठीक है, ये आमने सामने वाला कोण है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण ऐड करने पर 180 ऐड कीजिए। पहला है 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160। इक्वेशन 1 कितना हो गया? इक्वेशन 1। और दूसरा, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्योंकि अभी बोल रहे हैं ना कि आमने सामने वाला कोण तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। इसको जोड़ते हैं, 3y माइनस 5 प्लस -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3y
-5 -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 5 से -5 खत्म, तो इधर हो गया 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना आते हैं। पेज ऐड करते हैं, पेज का जरूरी है। कितना आया है, इक्वेशन 1 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 7x, 3y दूसरा है 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। इसमें क्या करेंगे, 4 पर कॉमन है, 4 कॉमन लीजिए, तो y माइनस ax इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 160 बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 4 जा 60, 40। y माइनस x आ गया 40, इक्वेशन 1। 3y माइनस 7x कितना है 180। एक काम करते हैं, इधर 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा में, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120। अब इस समीकरण को यहाँ लिख दीजिए इसके साथ, ये 1 था और ये 2 था, 2 को यहाँ पर लिख दो, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। इन दोनों में से इसको माइनस कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, ये हो गया 4x इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 60, x इज इक्वल टू माइनस 60 बाई 4 माइनस 15 माइनस 15। ठीक है, x निकल गया। अब x का मान इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में इधर, तो y प्लस 15, यहाँ माइनस था ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। x और y निकल गया, x और y हमको पता चल गया। x कितना है -15 और y है 55। x है -15 और y है 55, उसका वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा -15 इंटू -4, ये एंगल हो जाएगा -4 इंटू -15, कितना हो जाएगा 60, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये एंगल निकालते हैं तो -7x, -7 इंटू x कितना है -15 प्लस 5 और 15 सत्ते 105, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा 1110। अब इस वाले एंगल को निकालते हैं, इस वाले एंगल में 3y है, 3y, y कितना है 55 माइनस 5 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 165 माइनस 5 कितना के बराबर हो गया 160 के बराबर। अब इस वाले एंगल को निकालिए 4y, 4 इंटू वाई कितना है 55 प्लस 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 प्लस 20 कितना हो जाएगा 240, 243 53 70। ठीक है, चलिए 240, तो ये आंसर सबका एंगल निकल गया। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था, लंबा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। याद क्या रखना है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण को ऐड करने पर कितना आता है 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज को आमने सामने वाला कोण को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं, के किस मान के लिए, के किस मान नहीं मान, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अभी जब पढ़ रहे थे तो उधर देखे थे कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या है, अद्वितीय हल होने एक हल, तो a का जो भी गुणांक होगा, x का गुणांक और b का गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए, वही है ना, तो वही हम लोग यहाँ करेंगे, वही हम लोग यहाँ करेंगे। a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 है k मान लेते हैं तो a2 हो जाएगा इधर ये वाले x का गुणांक, b1 बाई b2, b1 कितना है y का गुणांक 2 और b2 इधर 1, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 अद्वितीय हल होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के, तो a1 बाई a2 कितना है k बाई 3, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके 2 बाई 1 के, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, k किसके बराबर नहीं होना चाहिए c के, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा b।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल सब चल रहा है अभी, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र, अगला सवाल है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अभी बताया समांतर रेखा एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो एक भी हल नहीं होगा, जितना जगह टच करेगा उतना हल। समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं टच नहीं करता है, इसलिए हल कितना होगा, कोई भी हल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, के किस मान के लिए जो समीकरण दिया हुआ है संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। कैसे रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, संपाती। संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मतलब अनेक हल। अनेक हल के लिए क्या है कंडीशन, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और वो बराबर होना चाहिए c1/c2 के। यहाँ से a1 x से गुना, a1 कितना है इधर 1, ये 1, एक b1 इधर 2 है और c1 इधर कितना है 3। इसमें से जब निकालिएगा तो a1 आएगा 3, b1 आएगा k, a2 आएगा 3, b2 आएगा k और c2 आएगा 9। अब इन सब का रेशियो निकाल लीजिए, a1/a2 यानी 1/a2 3 इक्वल b1/b2 2/k इक्वल टू c1/c2 3/9। अब इन सबको इक्वल कीजिए, 1/3 इक्वल टू 2/k, यहाँ से आएगा k इक्वल टू 6। पहले इन दोनों को इक्वल किए, इन दोनों को इक्वल करके चेक करेंगे कितना आ रहा है, जो कॉमन होगा ये आंसर होगा। तो 2/k इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, k इज इक्वल टू इधर से भी क्या आ गया 6, जो दोनों में आ रहा है कॉमन भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सी 23 का ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, युग्म समीकरण। दिस युग्म समीकरण 2x + 4y इज इक्वल टू 3 तथा 12x + 6y इज इक्वल टू 6 का हल है। इसका हल याद करना है, कितने हल होंगे, हल कितने होंगे, इसके लिए क्या करना होगा, a1/a2 निकालिए, a1/a2 यानी 2/12, 2/12, b1/b2 कितना होगा, इसका गुणांक कितना है 4, b2 कितना है 6, ठीक है। इसको कट कीजिए, कितना है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया 1/6। इसको कट कीजिए तो 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 4, 2 6 है 2/3। उसके बाद निकालेंगे c1/c2, c1/c2 कितना है 3/6 यानी 1/2, 1/2। चेक करते हैं, a1/a2 कितना है 1/6, b1/b2 कितना है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 है 2/3, b1/b2 कितना है 2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। किसका कंडीशन है, अद्वितीय हल, एक हल, प्रतिच्छेदी रेखा, कितना हल, एक हल, कितना हल का, एक हल का। देखिए पहले ही पढ़ा चुके हैं, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो कितना हल, केवल एक हल, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज होता है, जो भी समांतर होता है ये असंगत होता है। क्या होता है, असंगत भी पूछ देता है, और ये सब होता है संगत। क्या होगा, संगत, और ये होता है आश्रित। क्या होगा, आश्रित, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल किधर, रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद यानी सर ax + b y इज इक्वल टू या px इज इक्वल टू ax + p। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी डिग्री 1, घात 1, घात कितना, एक रैखिक बहुपद के घात 1 होता है। शून्यक में कितना होगा 1, शून्यक में सर कितना होता है, एक रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 1 होते हैं। यानी जितना डिग्री, यानी जितना घात उतना ही क्या चीज, उतना ही शून्यक। तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 1, ठीक। द्विघात बहुपद, सब द्विघात में 2 घात, शून्यक 2 त्रिघात, 3 घात, शून्यक 3, ठीक है। तो ऐसे चलता है, हम लोग को 10वां त्रिघात तक पढ़ना है, आगे जाना नहीं है। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1 शून्यक होते हैं। नेक्स्ट, दो चर x, y में रैखिक समीकरण दिया हुआ है कि कितने हल संभव है। यदि ax + by + c = 0 देखिए सिर्फ छोड़ दिया हुआ है, फिर पूछा कि कितने हल संभव है। सर एक समीकरण दिए, दो चर दिए, समीकरण 1 दिए, चर 2 दिए, हल कितने, अनगिनत, अनेक, अनंत,
ठीक है, तो कितने हल? अनगिनत, बहुत सारे हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक समीकरण दिया हो, कितना समीकरण? एक समीकरण। दो देगा तो आंसर आ जाएगा मात्र एक, कर लिया। कितना हल वो डिपेंड करेगा। लेकिन सिर्फ एक समीकरण दे के छोड़ दे और पूछे कि इसके कितने हल? अनगिनत, अनंत, ठीक है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। y का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x का वैल्यू चेंज करते चला जाएगा, समझ रहे हो? बहुत सारा। 2x माइनस 4y माइनस 3 और x माइनस 2y प्लस 5 कैसे समीकरण निकालें? इसको पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल। a1/a2 2/1, 2/1, इसको a1 ले लेते हैं, a2 b1/b2 माइनस 4y माइनस 2 c1/c2 माइनस 3/5, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये किसका कंडीशन है? a1/a2 बराबर और b1/b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। यह समांतर रेखा का, कैसा रेखा का? समांतर रेखा का कंडीशन है। दो रेखा क्या होगा? समांतर होगा, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के विरोधी। क्या होगा? एक दूसरे के विरोधी। क्या होगा? विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। इसको असंगत भी बोलेंगे। क्या है? असंगत। समांतर रेखा हमेशा अगर असंगत दिया है तो क्या मारेंगे? असंगत या विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, कैसा हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखाएं, कितना प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटता हुआ, कितना जगह कट करता है? एक जगह। अभी बताएं जितना जगह कट करेगा उतना सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन, एक हल। कितने हल? एक हल। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? अब कैसा संख्या है पूछा है? 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी। परिमेय संख्या सब कहीं पॉइंट के बाद रुक जाए, दूसरा नहीं रुके तो रिपीट करे, तब परिमेय संख्या होता है। सर ऐसा कोई यहाँ होगा 0.1 2 1 2 1 2 0 पॉइंट हो गया। तो सर ना तो ये रिपीट कर रहा है ना कहीं रुक रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय जो पॉइंट के बाद ना तो स्टॉप हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, नहीं रिपीट करे, वैसे संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है। यहीं पर क्या है? थैंक यू वेरी मच। यहीं पे क्या है? यहीं पे क्या है? यहाँ पर है थैंक यू। आई होप you like this video. Okay, if you like this video then please like, share and subscribe my channel and share to all the students who are preparing for the matric examination of Bihar School Examination Board. Okay, so let me stop here because बहुत सारा समय, बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।